नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं कीर्ति मंडुला। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनसे तमाम लोगों ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन शायद तक उन्होंने अपने एक्टिंग के दमखम से और अपनी बुलंदियों से उन सभी का मुंह बंद कर दिया कि जिस तरह मुंह बंद कर दिया और उन्हें दिखा दिया कि हाँ, उनसे ही हो पाएगा। जी हाँ, और चलिए तो उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी फर्ज से लेकर अर्श तक की कहानी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सत्यकाम आनंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जो आपका ये जर्नी थी, ये कैसी स्टार्टिंग कैसी रही और कैसे पूरा फिल्म तक की ये गैंग्स ऑफ वासेपुर की पूरी जर्नी कैसी थी? जर्नी थोड़ी लंबी थी। जर्नी लंबी का मतलब ये कि चूंकि नाटक उटक से जुड़े हुए थे शुरू से और नाटक करना रहा है शुरू से, तो नाटक करते करते फिर लगा कि यही करना है लाइफ में, अच्छा लगा। तो उसके लिए फिर मतलब मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार में एक आरा जगह है, वहाँ से छोटी सी जगह है, एक छोटी सी उस जगह पे नाटक करना और फिर आपको सपनों को पाल के बाहर निकलना, ये थोड़ा स्ट्रगल रहा परिवार के साथ। बिल्कुल। खैर फाइनली दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में थिएटर जब होने लगा तो ये हुआ कि अब आगे क्या करना है। तो आगे मुझे थिएटर की तरफ ही जाना था, मुझे कभी फिल्म में काम नहीं करना। ओके। लेकिन कुछ ऐसी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ कि कोई मेरे लाइफ में आया, जो मेरी आज वाइफ हैं, वो रहती थी गोवा के रहने वाली हैं, तो उनसे प्यार मोहब्बत हो गया। ठीक है, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो चूंकि दिल्ली से गोवा बहुत दूर मामला था, तो इसके लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। जी। तो मुंबई शिफ्ट हुआ तो हुआ कि अब क्या करेंगे। तो मुंबई शिफ्ट होना है तो मुंबई में थिएटर है नहीं, और मुंबई में आप जब जाएंगे तो मतलब पैसा कमाना, कमर्शियल जगह है वो। फैमिली की बात होने लगी कि शादी करूंगा, ऐसा करूंगा, तो सिनेमा में काम करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो अब ये था कि फिल्म में वही काम करना है जो मन का काम है। ठीक है, तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई उसमें बहुत सारे सीरियल्स हुए, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि सर्वाइव करना है आपको, रहना है मुंबई में। तो लेकिन ये दिमाग में बहुत क्लियर था कि करना है तो लेट लतीफ हो, लेकिन बढ़िया काम करना है, बड़ा काम करना है। तो उसमें क्या था कि कुछ लोग थे, डायरेक्टर्स थे जैसे मेरे मन के, कि भाई ये 4-5 लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना ही करना है। तो इन लोगों के पास कंटिन्यूसली मैं ट्राई करता था। मतलब ट्राई का मतलब ये हो रहा है कि वीक में 4 या 5 दिन जाना है ऑफिस में, पूछना है सर हैं क्या, मुझे उनसे मिलना है, जो तरीका होता है। और बाकी जो दुनिया है वो तो मिलना ही मिलना था। बट ये 3-4 जो थे वो जाना ही जाना था। तो उसमें से एक अनुराग सर भी थे। तो मुझे लगता है कि 3.5-4 साल से मैं जा रहा हूँगा। तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनको इनवाइट किया कि हम एक फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप सर आइए। वो आए, उन्होंने फिल्म देखी, और देखा और देखते ही वहाँ पर उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। मतलब कास्ट मतलब जेपी सिंह नहीं बताया, उन्होंने बताया कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो झारखंड बेस्ड है और बहुत ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा बहुत सर ऐसा हो जाता है ना, तो तू करेगा मेरी फिल्म, तू करेगा मेरी फिल्म। कौन नहीं, मतलब कौन नहीं करेगा, ऐसा था। तो वहाँ से फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर की जर्नी एक मतलब फटाफट क्लियर ऐसे हुआ। कौन ऐसा आइडल रहा है आपके जीवन में जिसको देखते हुए आपने थिएटर करना शुरू किया, फिर एक्टिंग की ओर बढ़ने की जो चाह थी वो आपकी और बढ़ती गई? ऐसा कौन? ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे जो थिएटर से जुड़ाव का जर्नी कुछ और था। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मेरे पेरेंट्स वालों ने मुझे डाला थिएटर में ताकि कोटा पे मेरा हो जाए। लेकिन जब ये चीज करने लगा, जब थिएटर में जुड़ गया, जब अभिनय का थोड़ा समझ में आया, तब से लेके अभी तक अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड हूं तो वो है कमल हसन। जैसे कहते हैं ना कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि आई वांट टू बिकम अ कमल हसन। बिल्कुल। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि थिएटर वर्क और जो फिल्मों का था उसका कितना डिफिकल्ट था, उस थिएटर से निकलकर फिल्मों में जाना और उसको अपनाना अपनी लाइफ में, वो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट बहुत अलग है, बहुत ही अलग फॉर्मेट है। और अपनाना मतलब मेरे बस का नहीं था। वो मतलब फिल्म ने थिएटर को नहीं एक्सेप्ट किया जी। तो ये चीज़ समझ नहीं थी। समझ मतलब थिएटर कर रहे थे, थिएटर का जो पूरा फॉर्मेट होता है कि आपको ऑडियंस है, दर्शक है, हर चीज़ को आपको कवर अप करना पड़ता है। कैमरा शूटिंग का है, वो बहुत ही टेक्निकल शूटिंग्स होती है और बहुत ही स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, क्योंकि जो आपका जो पैटर्न होता है ना, जैसे थिएटर में जो पैटर्न होता है कि एक ही चीज़ पे आप महीना भर काम करते हैं, यानी कि रोज उसको आत्मसात कर रहे हैं, रोज उसमें डूब रहे हैं, और एक दिन आप प्ले कर देते हैं जी। सिनेमा में 1 सेकंड में आपको फ्लैक्चुएट होना है। बिल्कुल। अभी वो अगर सीन करते हैं, 14 नंबर सीन करते हैं, ऐसा करते हैं, क्या है भाई, तो उसमें तुम हंस रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लगे हुए सीन ध्यान, सडनली यार तुम्हारा कोई एक्टर आया नहीं अभी तक, ऐसा नहीं हो, चलो जो सीन से 18 से लगा दो। तो ये जो फ्लैक्चुएशन होता है ना, ये सिनेमा, तो सिनेमा मुझे हमेशा लगा कि
बहुत ही टेक्निकल परफॉर्मेंस है, बहुत हार्ड है। थिएटर आसान है, सिनेमा आसान भी है। इसी के साथ सत्य जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जेपी सिंह का किरदार आपके रियल लाइफ से कितना अलग था और कितना चीजें करने में उस पे आपको वक्त लगा, कितनी क्या चीजें करने में डिफिकल्टीज आई? जेपी सिंह बहुत दूर दूर तक मेरे आसपास नहीं है जो सिनेमा में दिखा है। जी। ठीक है, तो जब मेरे पास इस फिल्म की ऑफर आई थी, जो बताया था कि अनुराग सर ने बुला और उन्होंने बुलाया कि भाई ऑफिस में चले आप, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया उसमें। तो मैंने कहा कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं जेपी सिंह का, तो उसको ये कर लेते आप, उसका हंचमैन बना देते, उसका बेटा क्यों बनाया आपने ऐसा? जी। तो अब सर को पता था, अरे ये तू नहीं समझ रहा है, तू नहीं समझ रहा है, कर ऐसा था उनका, तू कर तो सही। तो बहुत टाइम तक मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या किया जाए, मतलब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है जी। प्लस मुझे पता है कि मेरे थाली में कुछ पकवान है ही नहीं। जैसे अगर फैजल खान की कैरेक्टर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में 56 भोग है उसके थाली में, बिल्कुल। वो तहलका मचाया पूरी फिल्म में। और एक आदमी है जैसे अगर मैं जेपी सिंह हूं तो मेरे थाली में कुछ है ही नहीं, ठीक है, स्क्रिप्ट में नहीं है। प्लस दूसरा था कि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी क्योंकि पता था कि इस फिल्म से कुछ ना कुछ होने वाला है। तीसरी बात ये थी कि मैं, जो आपने सवाल किया कमल हसन वाली जो बात किए थे, हम लोग पहले आदमी जो है मनोज बाजपेयी, जिसको मैं 8th क्लास में जानता हूँ। जी। जब मैं 8th क्लास में था तो मनोज बाजपेयी थिएटर करते थे, तब से मैं जानता हूँ उनको। तो मुझे मनोज बाजपेयी पता था कि मतलब मनोज बाजपेयी कौन है, उनके साथ सीन है। हाँ, तो उनके साथ काम करना मतलब भय था, उनसे डर था, क्योंकि उनके कार्य को हम जानते हैं। ठीक है, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये बहुत कंफ्यूजन चला, बहुत दिन तक कंफ्यूज चला, क्योंकि मैंने कास्टिंग भी किया उस फिल्म का, लोकल जो कास्ट। मतलब आप इस फिल्म को लेकर श्योर नहीं थे अभी तक भी? नहीं, मेरी कास्टिंग हो चुकी थी। मुझे कैरेक्टर जो जेपी सिंह पूछा आपने, जेपी सिंह करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। जी। तो बहुत टाइम तक गुत्थी सुलझाता रहा, करना क्या है, क्या करें यार, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना, आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद समझ में आया कि क्यों सुलझा रहे हो, जेपी सिंह क्या है। पूरी कहानी में जेपी सिंह कैरेक्टर ही उलझा हुआ है, मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो, बिल्कुल। तो उसको सुलझाओ मत। तो मैंने उस दिन से वर्क करना छोड़ दिया, मुझे सुनना भी नहीं था कौन सा सीन चल रहा है, तो वो बहुत छोड़ ही दिया मैंने। मतलब कुछ क्या जी हाँ, यही करना था मुझे उसमें। तो एक चीज ये समझ में आया कि वो सुलझाना नहीं है, और दूसरी चीज ये समझ में आई कि मेरे साथ जो टीम है, जिनके बीच में मैं काम करूंगा, वो सब वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। एस्टेब्लिश मतलब उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि वो बहुत ही नॉलेजेबल एक्टर्स हैं। उसमें मनोज बाजपेयी हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड मिल गया, उसमें पीयूष मिश्रा हैं, उसमें तिग्मांशु धुलिया हैं। तो ये तीनों को ऑलरेडी एटलीस्ट इंडस्ट्री जानती थी कि ये लोग प्रूफ्ड लोग हैं, इन्होंने अपना जो करना है कर देना है। तो मेरे सामने एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि ऑलरेडी जो प्रूफ कर चुके हैं उनके बीच सिर्फ अगर मैच कर जाऊंगा मैं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो उस पर फोकस करके फिर तो गैंग्स ऑफ वासेपुर से स्टार्ट करके आगे बॉलीवुड की जर्नी क्या रही? जर्नी ये रही कि वासेपुर के बाद मेरे पास कम से कम 6 से 7 ऑफर आए थे फिल्म के, जिसमें सबको गैंग्स ऑफ वासेपुर का जेपी सिंह ही चाहिए था। अच्छा। कि एक कैरेक्टर है जो ठाकुर है, 40 साल का आदमी है, मोटा है, बाल है, मुछ है, ऐसा करके सारा मुझे नहीं करना था, क्योंकि हम एक्टिंग मैं अपने मन के लिए करता हूँ। तो मैंने वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए, लेकिन 3 प्रोजेक्ट और किया मैंने उसके बाद, जिसमें से 2 फिल्में नवाज के साथ, मैं और नवाज लीड में उसमें, लेकिन वो फिल्म किसी वजह से आई नहीं। जी। बड़े बड़े बैनर की फिल्म, एक तो राजकुमार हिरानी का असिस्टेंट था, उसकी फिल्म थी द माया टेप नाम है उसका, अभी तक रिलीज नहीं हुई। एक और फिल्म मिसेज स्कूटर, वो अंजलि पाटिल, मेरा अंजलि जिसको 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, NSD से पास आउट है वो, तो वो फीमेल लीड थी, मैं मेल लीड था। तो ये सारी फिल्में एक्चुअली बनी अच्छे लेवल पे, बट मार्केट में आ नहीं पाए। जी। मसान एक फिल्म है, उसमें थोड़ा सा काम किया। तो उस दौरान फिर मुझे लगा कि यार जो डिजर्विंग चीज़ है, वो किस्मत का है, आप उसको आई डोंट नो जो भी कह सकते हैं आप, चीज़ें आपकी रुकी हुई है। तो थोड़ा सा मैं बैकफुट पे आया, मैंने अपने आप को स्टे किया कि नहीं, जो लाइफ में चाहिए उसके लिए ये नहीं है कि जो भी आ रहा है ले लो। बिल्कुल। हमको कुछ और, जहाँ कहीं और जाना है, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे रुकना पड़ा। रुका, वहाँ से फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग की, और मैंने 2.5-3 साल काम ही नहीं किया। वासेपुर के बाद मैंने 3 साल लगभग काम ही नहीं किया, कि नहीं करना था। तो वो 3 साल मैंने अपने बैकअप के लिए दूसरा काम किया। दूसरा मतलब कि काम यही हो रहा है, मैं घोस्ट राइटिंग का काम किया। मैं किसी और के नाम पे राइटिंग करता, आज भी करता हूँ, जिससे मेरा पैसा आता है, जिससे मेरा घर चलता है, और मैं मुंबई में मस्त रहता हूँ, ताकि दिमाग शांत रहे, मैं अपना काम करूँ।
और वहाँ से प्लानिंग हुई, तो उस प्लानिंग में जो पहली अचीवमेंट है, मैं अभी महेश भट्ट की फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है मार्कशीट, ओके। जिसमें लीड निगेटिव कर रहा हूँ, जिसकी 90% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। के मेनन और मेरी एक फिल्म है जो कंप्लीट हो चुकी है, वो लीड पॉजिटिव है, मैं लीड निगेटिव हूँ, वो बैडमिंटन बेस्ड फिल्म है। एक खोरी करके फिल्म है जो साइंस फिक्शन पे है, राम गोपाल बजाज के एसोसिएट हैं। ये 3 फिल्में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2 या 3 फिल्में अभी और मेरी शूटिंग नवंबर से शुरू होने वाली है। तो ये एट चल- लास्ट आपको वो चीजें, वो कंटेंट मिला इन फिल्मों में जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आपने मुझे 3 साल रिटर्न्स चाहिए था। रिटर्न्स मतलब कि मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, जी मैंने बहुत समय इन्वेस्ट किया इसमें। मेरे लाइफ का एक पूरी जो, जैसे ही मैंने होश संभाला 17-18 साल का हुआ, उसके बाद से मैं इसमें घुस गया, तो इसी में फंसा रहा आज तक। बिल्कुल। तो इसका रिटर्न्स चाहिए, तो रिटर्न्स के लिए मतलब समझ रहे हैं, तो उस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ कि मुझे रिटर्न्स चाहिए। इसलिए अगर मैंने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, तो आई नीड 100 रुपीज कि मेरे पास आए। तो अब ट्रैक पे जा रहा है कि फेम, फेम हो, पैसा, मतलब आपसे जो मेहनत मैंने किया इतना, उसका रिटर्न मिलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप अश्लील पिक्चर से बहुत दूर रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण, मतलब अश्लील चीजों को लेके आप काफी ज्यादा इन चीजों के विरोध में रहते हैं, तो इसको लेके भी मैं थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगी कि ये क्यों? देखिए, एक तो मतलब मेरी पर्सनली अपनी ऐसी सोच है कि अभिनय जो है ना, बहुत ही पेशे के लिए मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल। मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज ये है कि मुझे वैसा काम नहीं करना है जो मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, ये मेरी अपनी सोच है कि मैं उनको छुपाऊंगा, ना कह पाऊँ, तो मुझे काम ही जीवन में नहीं करना है जो छुपाना पड़े, ठीक है। प्लस अश्लीलता जो फिल्मों में दिखता है, जो भी है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है जिसको दिखाया जाए, तो ये भी है। लेकिन ऐसा कुछ मेरा विरोध बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है, ज्यादा विरोध थोड़ा सा इसमें इसलिए आया क्योंकि मेरी जो भाषा है वो भोजपुरी है, जी। और घर में भोजपुरी बात करते हैं हम लोग। तो भोजपुरी सिनेमा का जो इमेज है, जो बन चुका है रेस्ट ऑफ इंडिया, वो अश्लीलता 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 सेमी पॉर्न का कंडीशन हो गया है वो। तो मेरी जो भाषा है भोजपुरी, उसमें जो उसका इमेज है रेस्ट ऑफ इंडिया में कि भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी अभी तो सेमी पॉर्न हो चुका है कंडीशन, तो क्योंकि प्रोडक्ट हो ही जा रहा है। जी। तो मुझे ये लगा कि मेरी भाषा है भोजपुरी, तो मेरी अपनी भाषा के लिए मुझे काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि सिनेमा और संगीत ने ये जो इमेज बनाया है भोजपुरी का, उसमें सबसे बड़ा योगदान है सिनेमा और संगीत का। तो सिनेमा और संगीत ही ठीक करेगा उसको। तीसरी चीज़ मुझे ये लगी कि मैं सिनेमा जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस पे अपने हिस्से का जिम्मेदारी जो होता है ना, दायित्व में निभाऊं। मैंने कोई ठेका नहीं रखा है भोजपुरी का, बिल्कुल। कि उसमें भोजपुरी को मैं ये कर दूंगा, नहीं। मुझे अपने हिस्से का, अपने कंट्रीब्यूशन, जैसे अपने पेरेंट्स को देते हैं हम लोग ना, जिसको बहुत ही अच्छे शब्दों में कहते हैं हम लोग, इट्स अ रिटर्न गिफ्ट टू आवर सोसाइटी। जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि आप किसी को, कोई आपसे बोलता है कि थोड़ा शुगर दीजिए ना हमको, तो जब आप शुगर देते हैं उसको कटोरी में, तो सामने वाला खाली कटोरी नहीं लेता है। सोसाइटी ने आपको सब कुछ दिया, आपको नाम दिया, आपको बड़ा किया, आपको बुद्धि दिया, आपको संस्कार दिया, तो अब टाइम में है कि आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। और ये हमारे धर्मशास्त्र जो भी है, सब में लिखा गया है कि आपको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, या तो आप यहाँ दीजिए चाहे वहाँ दीजिए। लेकिन आपको ये किस हद तक लगता है कि ये जो आपका विरोध है, ये किसी एक जाके एक जगह पर काम आएगा? देखिए, विरोध का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है, कंस्टिट्यूएंसी है, जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी ने हमको जो हक दिया है, जी। उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो हमारा जो संविधान है, उसने कभी अश्लीलता का विरोध नहीं किया, उसने ग्रेड दिया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, पॉर्न, सेमी पॉर्न। क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में हर उस मेंटालिटी के लोग हैं जो इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, तभी बन रही हैं, तभी बिक रही हैं। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति, वो तो हमारे डीएनए में है इन चीजों से। लेकिन जब ये तो मैंने इसी को तरीके में लाने के लिए, कायदे में लाने के लिए समाज का तो गठन हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये था कि संविधान जिन चीज को कहती है कि ये मत कीजिए, वो आप मत कीजिए, वो कीजिएगा तो मैं आपका विरोध करूंगा। तो वो चीज है कि संविधान में पब्लिक प्लेस पे उसने मना किया है कि अश्लील गाली मत दीजिए, पब्लिक प्लेस पे हर चीज मना हो रहा है। तो मेरा विरोध वहीं तक होता है कि आप संविधान को तोड़ के काम मत कीजिए। लेकिन उससे ज्यादा मेरा जो एनर्जी और मेरी जो सारी चीजें होती है, शलील जो कार्य है, जो गुड वर्क है, उसके सेटअप तैयार करना, उसकी टीम तैयार करना, और इस कार्य को ज्यादा से ज्यादा किया जाए, तो उसकी मैं अभी तैयारी में हूँ। जैसे
होता है ना कि आप किसी सर्जिकल स्ट्राइक पे जाएंगे तो आप पहले तैयारी करते हैं, तो मेरा भी ये कि जो अश्लील गा रहे हैं वो तो गा ही रहे हैं जी। तो जो सलील सिंगर हैं या उस तरह के मेंटेलिटी के लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको एक ग्रुप बनाया जाए और उनको बताया जाए कि भाई आप यहाँ पे गाइए ताकि हम लोग इसकी संख्या बढ़ाएं। आपने इसी की बात करी कि फिल्मों से ये चीज़ें हटनी चाहिए और ये चीज़ें प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर पे भी जाना चाहूँगी और उसको भी लेके मैं पूछना चाहूँगी कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो भी फिल्म में काफ़ी ज़्यादा था। उस फिल्म को चूज़ करना और उसमें उस किरदार निभाना एक ऐसी फिल्म को देखते हुए कैसा था उस समय? मतलब देखिए उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था कि चूज किया जाए, उसमें तो मतलब था ही नहीं कि वहाँ पे ये था कि एक आपके जीवन की, जैसे मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आज भी लोगों का होगा, उसमें भी था कि अनुराग कश्यप के साथ काम कर लेना जी। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ये पता है कि उनके साथ काम करने का मतलब कि लोग इस बात की श्योरिटी थी कि अनुराग कश्यप की फिल्म में जो काम करते हैं उन पे ISI मार्क लग जाता है कि ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ नॉलेजेबल एक्टर, ये उतना तो है। तो ये हमें पता था कि अब प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक्टर हूँ कि नहीं हूँ जी। ठीक है, तो एक्साइटमेंट था। जो फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसको लेके बहुत विवाद हुआ है, मुझसे भी कई बार सवाल ये किया गया है कि भाई आप अश्लीलता के खिलाफ काम करते हैं, भोजपुरी में, हिंदी में भी अश्लील चीज़ें हो रही हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी अश्लीलता है, तो आप सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कोई भी नॉलेजेबल आदमी अगर है ना, उसको बहुत तरीके से अगर गंभीरता से देखा जाए तो दो चीज़ होता है, एक होता है वल्गरिटी और एक होता है रियलिटी। इस दोनों में बहुत बारीक एक लाइन होता है, बहुत ही बारीक लाइन होता है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर कोई, किसी से आप नहीं सुनेंगे कि वो कोई एक वल्गर फिल्म है, कोई नहीं कहेगा। वो एक रियलिस्टिक फिल्म है, उसके जो गाने हैं किसी को कुछ चोट नहीं पहुंचाया है, किसी को खराब नहीं लग रहा, किसी को गंदा नहीं लग रहा। तो अब फिल्म की तरफ जा रहे हैं तो एक रियलिस्टिक फिल्म का एक जोनर है, तो उस जोनर में गैंग्स ऑफ वासेपुर आता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आज देश के, मुझे लगता है कि 90% आदमी उसी भाषा में बात करता है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की लैंग्वेज में बात होती है, नॉर्मल में गाली वाली मुंह से निकल जाता है दोस्ती। तीसरी बात यह है कि जो सेटअप है, वो जिस माइंड सेटअप की कहानी है, वो पूरे बिहार की कहानी नहीं है, वो बिहार के और झारखंड के एक एरिया की कहानी है जहां के लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जी। तो ये उनकी कहानी है। तो वहां की जिंदगी जब रियलिज्म में जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है ना, धर्म कहाँ निभाएंगे आप? अगर सोसाइटी से बचना चाहेंगे तो वो नहीं, अगर रियलिस्टिक फिल्म बनानी है तो फिर आपको उसकी हर एक चीज को पकड़नी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो मेरे अनुसार गैंग्स ऑफ वासेपुर कोई वल्गर फिल्म नहीं है, वो एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। मेरा ऐसा वो मानना तो है। बिल्कुल सही। इसी के साथ ही खत्म करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन, मतलब नॉट द लिस्ट, प्राइवेट लाइफ के बारे में, कि आप बिहार से, छोटे गांव से, उसके बाद गोवा की लड़की, मतलब कैसा लव रिलेशन आपका कैसे बना, कैसे क्या चीजें रही? मैं दिल्ली गया था प्ले करने के लिए, तो चूंकि प्ले करना था, प्ले करके ही मुझे नाटक सीखना था और फिर गांव की तरफ निकल के बच्चों को नाटक सिखाना था। ये मेरा लाइफ का एम्बिशन था, सिनेमा में नहीं जाना था। तो भारत का 50वां वर्षगांठ था 98 में, ठीक है। तो भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़े पैमाने पे एक प्रोजेक्ट था थिएटर का, जिसके बजट उस टाइम पे 98 में 3 करोड़ था, नाटक का बजट। उसमें यह था कि पूरे भारत में घूम घूम के गवर्नमेंट कराएगी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से। तो हमको लगा कि बढ़िया है भैया, कर लेना चाहिए, पैसा भी आएगा उसमें, अच्छा खासा पैसा आएगा, तो गांव साइड में जाएंगे तो थोड़ा जेब में पैसा भी रहेगा। तो मैंने ज्वाइन किया और उसी में हम लोग घूमते रह गए। तो घूमने में गोवा भी गए। तो गोवा गए तो चूंकि अब क्या थी किस्मत कहें जो भी कहें, बातचीत हुई तो 3-4 दिन के अंदर ऐसा लगा कि ये मेरे नहीं होता, आप कन्विंस होते, कुछ ना कुछ तो किसी में ऐसी चीज होती है जहां आप कन्विंस हो जाते हो। तो मुझे लगा कि इनकी जो विचार है, इनकी जो सोच है ना, वो थोड़ा स्वार्थी बन गया मैं, कि ये तो बड़ा ही कमाल है यार, इनको तो कुछ लाइफ में चाहिए नहीं। क्योंकि आपस में जब बातचीत हुई तो नमक पे बात होने लगी कि जीवन में पैसे की महत्व उतनी है जितनी की नमक की, खाने में नमक की, कम होगा तो फीका होगा, ज्यादा होगा तो ऐसा। तो मुझे लगा कि ऐसा कितना सुलझा हुआ कौन लड़की है, ठीक है। फिर दूसरा ये था कि मैं लाइफ में रेडीमेड कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो वो तो मेरे लिए बहुत ऊपर की चीज थी कि इस दुनिया में हर आदमी रेडीमेड चाहता है, और एक लड़की कह रही है कि हमको लाइफ में रेडीमेड नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानने कि घर में जब स्पून आए तो वो मेरे हमारा जो है, ये उनका ड्रीम था, मेरे साथ नहीं, उनकी अपनी लाइफ का। तो मुझे लगा इससे बेहतर लड़की कौन मिल सकती है। तो मैंने थोड़ा सा स्वार्थीपन में कहें जो भी कहें, मैंने थोड़ा अप्रोच किया उनको कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक। मुझे अच्छा लगा उनकी मतलब बातें, पता नहीं उनको भी क्या अच्छी लग गई, ठीक है।
और आज 18 साल हो गया, अब मेरी वाइफ है वो। और आज के डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ अभी, अगर वो नहीं होती तो वाकई में नहीं होता, क्योंकि एक पक्ष उन्होंने संभाल के रखा है, घर को, परिवार को, फाइनेंस को। अब मैं पैसा कमाता हूँ, पिछले 7-8 साल से, 5-6 साल से कमाने लगा हूँ। उसके पहले मैं नहीं कमाता था पैसा, अपने धुन में काम करता था। तो सारा काम वो करती थी, मतलब घर चलाना, किचन चलाना उनकी जिम्मेदारी थी। तो मेरा जो रिस्क था, जो मेरा स्वार्थीपन था, वो सक्सेस हुआ। तो मतलब हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये वाकई सिद्ध होता है आपकी लाइफ में कि कहीं ना कहीं वो आपकी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर हर आदमी चाहता है, औरत में बहुत बड़ी शक्ति है। औरत अपने आप में एक एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है। औरत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस औरत को लोग जो रूप देखते हैं ना, वो अभी अभी और उनको जानने की ज़रूरत है। बाहरी रूप से अंदर बहुत शक्ति है औरत को। आप औरत को समझिए, करीब जाइए उनका, मेरा ऐसा मानना है। और आप चाहते हैं कि आपका भला हो, तो आपको औरत के अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना कि भाई मतलब मेरे पीछे कोई औरत है तो बड़ा आदमी बन जाएगा, ऐसा नहीं है जी। वो उसका परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। औरत को पाना पड़ेगा आपको। तो आप जब पाएंगे ना, तो आपको दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यकांत मेरा जी, ऐसा मानना है। इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं ऐसा शेयर करने के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आगे सब बहुत अच्छे से जाएं और Thank you. आप एकदम जहां जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिले। और ऐसे ही हम भी आपका इंटरव्यू लेते रहें। एक छोटी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इसी चीज़ पे एक पहल हो रहा है। मेरा पहल ये हो रहा है कि मैं एक यात्रा निकाल रहा हूँ। जो मैं कह रहा था, अश्लीलता की जो बात कर रहा था ना, कि श्लील लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, तो मैं अपने लेवल पे काम करता हूँ। अपने लेवल पे 2 काम करता हूँ मैं। एक तो सिनेमा की खेती नाम का मुहिम चलाता हूँ जी। जिसमें वो लड़के जिनको डायरेक्शन का डी नहीं पता, सिनेमा का सी नहीं पता है, अगर मेरे कांटेक्ट में आते हैं तो मैं उनको डायरेक्टर बनाता हूँ। मतलब ओपन यूनिवर्सिटी टाइप का काम चलता है वो। और उनको फिल्म बनाई जाती है, शॉर्ट फिल्म बनाते बनाते उनको सिर्फ डायरेक्टर बनाया जाता है। ये सब तैयारी मेरी हो रही है कि वो लोग हैं जो अच्छे कार्य करेंगे आने वाले टाइम में। उसी में एक जो अभी बड़े लेवल पर मुहिम एक मेरा शुरू हो रहा है, वो है एक ढिंचा की यात्रा करके मैं एक यात्रा पर निकल रहा हूँ। ओके। ठीक है, ये पटना से दिल्ली के बीच में कम से कम 40 प्लेसेस पे 20 जिला मुख्यालय होगा और 20 उसके सटे हुए आसपास के गांव होंगे। इन गांवों में जाके भोजपुरी के लिए लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि अच्छा काम हो रहा है, आप लोग भी साथ आइए। साथ में उसमें बहुत कुछ है, फ्री शिक्षा, फ्री मेडिसिन, फ्री सेल्फ डिफेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी, और वहाँ से डाटा इकट्ठा करना है, उनके साथ काम करना है। तो ये पूरा एक 22 दिन का टूर है। तो वो टूर का जो रूट है उसमें लखनऊ भी है। तो चूंकि लखनऊ में हो रहा है, तो मैं लखनऊ के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी आप लोग सुन रहे हैं, इस तरह की यात्रा है। अब जिनको भी है, ये बात सिर्फ भोजपुरी की नहीं है, बात है अपनी माँ भाषा की, जिसको मातृभाषा कहा जाता है। एक अच्छा प्रयास हो रहा है, जो लोग भी सुन रहा है तो बेहतर है कि लोगों तक फैलाएं ये बात कि इस तरह का कार्य हो रहा है भोजपुरी के लिए। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी कि आपका भी काम अच्छे सफल हो। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ तमाम कहानियों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।